हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एनईबीएस 6 एडिशन के चैप्टर के बारे में। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एनईबीएस 6 एडिशन में है उसमें टोटल आपके 10 चैप्टर है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने वाले हैं कि जो आपके 10 चैप्टर है उनके अंदर वर्क क्या क्या होगा, कौन कौन से फॉर्म ऑफ फॉर्मेट अवेलेबल होंगे, पॉलिसीज़ आपको कौन कौन सी चाहिए, कमेटी आपको कौन सी बनानी है, और उसके बाद में चेकलिस्ट आपको कौन सी ज़रूरत होगी। यदि आप एज ए एनईबीएच कोऑर्डिनेटर या क्वालिटी मैनेजर पोजीशन पे वर्क कर रहे हो तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनईबीएस 6 एडिशन का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, वो भी हमने एक अपना कोर्स लॉन्च किया, आप उसको जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमारा मेन पर्पज़ ये है, यदि आप एज ए क्वालिटी मैनेजर ज्वाइन करते हो या एज ए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो तो आपका काम करने का तरीका क्या होगा, उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारा सबसे पहले चैप्टर है AAC, जिसे बोलते हैं हम एसेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आए, वो आपका ओपीडी पेशेंट हो, आईपीडी पेशेंट हो या फिर इमरजेंसी पेशेंट हो, उसके लिए आपको कोई ना कोई गाइडलाइन चाहिए। भाई जब आपके हॉस्पिटल में वो विजिट करने आए तो आप उसका एडमिशन किस बिहाफ पे लोगे, तो आपके पास में या तो पॉलिसी होनी चाहिए और दूसरा आपके पास में फॉर्म ऑफ फॉर्मेट होना चाहिए। और आपको ऑलरेडी पता है, यदि एक कोई भी पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है उसका एक UHID नंबर क्रिएट होता है। वो एक UHID के नंबर जो एक ही कैंडिडेट को मिलता है, मल्टीपल लोगों को नहीं मिलता। सेकंड, आपको थोड़ा सा बेसिक ये पता होना चाहिए कि ओपीडी पेशेंट्स क्या होते हैं, आईपी पेशेंट क्या होते हैं और इमरजेंसी पेशेंट कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो आपका एडमिशन है, एडमिशन्स और डिस्चार्ज के लिए आपको एक पॉलिसी बना लेनी है। उस पॉलिसीज़ को अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद में जब आप कोई भी पेशेंट आपका ओपीडी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आता है तो आपको उसकी कौन कौन सी पैरामीटर्स वहाँ पे फॉलो करना है जिससे कि उसका एडमिशन स्मूथली हो जाए, और आपको इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करनी है। और जब वो डिस्चार्ज होके जाता है तो आपको उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। सेकंड आता है आपका इनिशियल असेसमेंट। जो इनिशियल असेसमेंट तब होती है जब भी कोई पेशेंट आपका किसी भी डिपार्टमेंट में अपने आप को दिखाने के लिए आता है। सपोज कोई पेशेंट आपका इमरजेंसी में आया, तो इमरजेंसी में जैसे कोई पेशेंट आपका एंटर हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, एडमिशन होने के बाद जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पे वो इनिशियल असेसमेंट फॉर्म फिल करेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है आपका डॉक्टर इनिशियल असेसमेंट। आपका जो इनिशियल असेसमेंट होता कहाँ कहाँ है, तीन जगह होता है जो आपको मेनली पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है ओपीडी डिपार्टमेंट में, सेकंड होता है आपका आईपीडी डिपार्टमेंट में, और थर्ड होता है आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ओके। अब आता है नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और आती है री असेसमेंट। री असेसमेंट एक्चुअली होती कहाँ है, जब कोई पेशेंट आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन से, सपोज करो कि आपका इमरजेंसी से है, इमरजेंसी से जब वो आईसीयू में हो, एडमिट हो या फिर वो जनरल वार्ड में हो, तो वहाँ पे उसका री असेसमेंट होता है, ठीक है। अब डिस्चार्ज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। फॉलोअप कब होता है, देखो क्या होता है, जब आप एक डिस्चार्ज समरी बनाओगे, डिस्चार्ज समरी में भी आपका फॉलोअप का होता है कि भाई सपोज करो आप डिस्चार्ज होके जा रहे हो तो आपको 1 वीक के बाद में अपने आप को पेशेंट को डॉक्टर को आके दिखाना है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरा, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है, जो भी ओपीडी में, जब आप ओपीडी में दिखाने जाते हो तो वहाँ पे फॉर्म मिलता है, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और उसे ओपीडी फॉर्म भी बोला जाता है। तो उसके अंदर भी देखा हुआ, जब आपने एंड में जाने के बाद तो एंड में भी लिखा होता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि पेशेंट को बोल दिया जाता है कि भाई कितने दिन के बाद आपको दोबारा आना है और डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ होता है, आपका डे लिखे होते हैं, उसमें इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में इमरजेंसी केयर प्रोटोकॉल जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है, ठीक है। अब एडमिशन का इनिशियल असेसमेंट और रीअसेसमेंट, इस चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, केयर ऑफ पेशेंट, जिसे हम COP बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि आपका केयर ऑफ पेशेंट डायरेक्टली पेशेंट से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैंने छोड़ दी आपके यहाँ पे, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें जो आपकी पैथोलॉजी है और रेडियोलॉजी, दोनों वो भी कवर हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या होता है, देखो आपने देखा होगा यदि आप इमरजेंसी में वर्क कर रहे हो तो इमरजेंसी में जब भी किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो उसे ट्रायल्स के ब्याह पे किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रायल्स कोडिंग का पता होना चाहिए कि ट्रायल्स के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं
और उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे होते हैं। यदि कोई पेशेंट आपकी इमरजेंसी में आ रहा है तो हम उसे ट्रायल्स के बिहाफ पे कैसे सेग्रीगेट करेंगे, और सबसे पहले हम ट्रीटमेंट किस पेशेंट को देंगे। ठीक है। सेकंड, जब भी कोई पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसका कंसेंट फॉर्म फिल होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब भी उसका एडमिशन होता है, एडमिशन के टाइम पे एक जनरल कंसेंट फॉर्म फिल होता है। यदि उसका कोई प्रोसीजर हो रहा है, या उसकी कुछ सर्जरी हो रही है, या उसको अनेस्थीसिया दिया जा रहा है, या फिर उसको आईसीयू में एडमिट किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी आपके कंसेंट यूज़ होते हैं। यदि आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे जा रहा है, आपने देखा होगा कि पेशेंट अगर क्रिटिकल सिचुएशन में है तो उसे वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें कंसेंट फॉर्म फिल कराना होता है। देखो, जो कंसेंट फॉर्म होता है उसकी जो काउंसलिंग कौन करता है, कंसल्टेंट करता है। कंसल्टेंट काउंसलिंग करता है पेशेंट की और अटेंडे की। उसके बाद में जब वो पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, उसके बाद अपने भी सिग्नेचर करता है, और जिस अटेंडी को या पेशेंट को उसने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके भी सिग्नेचर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट चलता है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर 3, MOM, जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, या इस मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन यानी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वो इस चैप्टर के अंदर मिल जाती है। सपोज करो मैं बोल देता हूँ कि आपके पास में दो तरह की फार्मेसी है, एक आपके पास में आईपीडी फार्मेसी है, एक आपके पास में ओपीडी फार्मेसी है। ओपीडी फार्मेसी में क्या होता है, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर को उसने दिखाया, दिखाने के बाद में फार्मेसी पे गया, मेडिसिन लिया और घर चला गया। उसे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। जो ओपीडी पेशेंट होते हैं ना, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती, वो डॉक्टर को दिखाता है और निकल जाता है। उसके बाद यदि कोई आप पेशेंट आपका आईपीडी, आईपीडी का मतलब जो आपका इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी वो आपका पेशेंट किसी भी वार्ड में एडमिट हो सकता है, आईसीयू में हो सकता है, जनरल वार्ड में हो सकता है, डिलक्स में हो सकता है, और इमरजेंसी में हो सकता है। तो वहाँ पे भी तो उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी स्कोप सर्विसेज, उस बिहाफ पे जो आपकी फॉर्मूली होती है वो फार्मेसी में अवेलेबल रहती है। और फार्मेसी क्या करती है, आपके लिए जो भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती है वो अपने पास स्टोर कर रखती है। जब भी आप आते हो, आपके ट्रीटमेंट के लिए अगर मेडिसिन चाहिए, फार्मेसी में इंडेंट डालते हैं, फार्मेसी वाले मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेफ प्रिस्क्राइबिंग। सेफ प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर्स के पास गए, आपने डॉक्टर्स को दिखाया कि सर मुझे फीवर है, मुझे हेडेक है, मुझे लूज मोशन हो रखे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कर, डॉक्टर आपके सभी सिम्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद में, यदि उसको लगता है कि भाई मुझे इसको रेडियोलॉजी टेस्ट या फिर पैथोलॉजी टेस्ट कराना है, यानी इन्वेस्टिगेशन जो भी आपके हो सकती है, वो कराने के बाद में क्या बोलता है कि भाई आप जाओ, ये मेडिसिन जाओ और पेशेंट फार्मेसी से जाके ले लो। अब लेकिन डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म ऐसा लिखा है कि फार्मेसिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, मेडिसिन का नाम क्या लिखा है। पहले तो सबसे पहले बोला जाता है कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनको मेडिसिन का नाम कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। इससे होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये मेडिकेशन एरर को रिड्यूस करता है। और यहाँ पे क्या होता है, फार्मेसी में आपका डिस्पेंसिंग एरर होता है। डिस्पेंसिंग एरर भी कब होता है, जब फार्मेसिस्ट को समझ में ही नहीं आ रहा है यार मुझे कौन सी मेडिसिन के बारे में बोला गया, कौन सी मेडिसिन मुझे पेशेंट को देनी है। तो वहाँ पे होता है, यदि फार्मेसिस्ट स्टाफ को ऐसा लगता है उसे मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, और उसे समझ में भी नहीं आ रहा डॉक्टर को ने कौन सी मेडिसिन लिखी है, तो उसका मेन काम है डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना कि सर जो मेडिसिन का नाम आपने लिख के भेजा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा, पेशेंट का नाम पूछेगा और उसको यूएचआईडी नंबर पूछेगा। मोस्टली क्या होता है, पेशेंट का नाम पूछने के बाद में डॉक्टर को पता रहता है, क्योंकि डॉक्टर बहुत उसकी जो वो होती है ना कैचिंग पावर, और उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। यदि उसका कोई पेशेंट है 1 मंथ पहले भी आया हो तो वो बता देगा हाँ इस पेशेंट की ये मेडिसिन चल रही है। तो ठीक है, आप डॉक्टर से कंसर्न करो, वो आपको 100% हेल्प करेगा। नेक्स्ट, डिस्पेंसिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका। डिस्पेंसिंग जब आप पेशेंट को मेडिसिन दोगे किस तरह से देना। उसके बाद स्टोरेज, आपको पता हॉस्पिटल के अंदर आपकी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपकी फ्रिज में रखी जाती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप रूम टेम्परेचर पर रखते हो, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके डीप फ्रीज में रखते हो। ठीक है, जहाँ पे वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे जो भी आपका सेग्रीगेशन प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे आपकी इमरजेंसी मेडिसिन हो गई, आपकी हाई रिस्क मेडिसिन हो गई, आपकी लुक लाइक एंड साउंड लाइक मेडिसिन हो गई, ये चीज़ें भी आपको प्रॉपर सेग्रीगेट करना है। अब आती है एडमिनिस्ट्रेशन की। आपने जब भी देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर एक आईसीयू में जाते हो तो वहाँ पे एक चार्ट होता है जिसे बोलते हैं ट्रीटमेंट चार्ट या एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट। उसके अंदर जो भी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन अवेल होती है
वो आपको पता है कैपिटल लेटर में लिख की जाती है और वहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ नहीं होते। अगर आपको एब्रीविएशन की नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको एब्रीविएशन की एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन सेफ्टी एंड एरर प्रिवेंशन। इसका मेन फोकस क्या होता है इस चैप्टर का मेन फोकस क्या है कि कोई भी पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसे प्रॉपर मेडिकेशन होना चाहिए, और कोई भी एरर, हम जैसे कि मेडिकेशन एरर हो रहा है, आपका डिस्पेंसिंग एरर हो रहा है, वो कम से कम हो ही ना, वो 0% रहे। ठीक है। और वो तभी हो सकता है यदि आप अपनी गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4, पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। देखो ये आपने सीधा समझ लो कि कोई भी पेशेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो उसके कुछ राइट्स हैं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करने जाओगे तो आपको एक बोर्ड, एक साइनेज लगा हुआ मिलेगा, पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप नर्सिंग स्टाफ हो, आप डॉक्टर्स हो, आप फार्मासिस्ट हो, आप क्वालिटी मैनेजर हो, आप ऑपरेशन मैनेजर हो, आप फ्लोर मैनेजर हो, आप हाउस कीपिंग में हो, आपको कम से कम पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आप पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे, यानी उसको प्रॉपर केयर दोगे। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप आ गया एजुकेशन। एजुकेशन का क्या होता है, यदि कोई पेशेंट आपका आईसीयू में एडमिट है और उसका जो अटेंडी है वो चाह रहा है कि भाई मुझे मेरे पेशेंट की कंडीशन का पता चल जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, और डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सेकंड, यदि आप उसके पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, उसकी सर्जरी करनी, आपको ब्लड मंगाना है, या फिर आपको कोई उसकी मेडिसिन चेंज करनी है, या उसे वेंटिलेटर पर लेके जाना है, सबसे पहले काम है आपका उस पेशेंट के अटेंडी को इन्फॉर्म करना, उसको एजुकेट करना कि भाई हम आपके पेशेंट का ये प्रोटोकॉल करने वाले हैं, तो आपको ये चार्जेस होंगे। चार्जेस के बारे में पहले बताओ कि ग्रीवेंसेस हैंडलिंग इश्यूज बहुत कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसेंट। देखो आपको मोस्टली कंसेंट की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? आपको पता है कि इमरजेंसी में भी कंसेंट यूज़ होता है, आईसीयू में भी कंसेंट यूज़ होता है, ओटी डिपार्टमेंट भी कंसेंट यूज़ होता है, कैथ लैब में भी कंसेंट यूज़ होता है, एनआईसीयू पीआईसीयू में भी कंसेंट यूज़ होता है। तो आपको कंसेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। भाई कंसेंट का मेन पर्पज़ क्या होता है, यदि आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो तो आप उसकी जो अटेंडी है या उसके फैमिली मेम्बर, उससे अथॉरिटी लेते हो, भाई हम आपके पेशेंट की ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने उस पेशेंट का प्रोसीजर किया और वो एक्सपायर हो गया, तो अब उसके फैमिली वाले तो चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो इसलिए क्या होता है कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम किसी पेशेंट का भी ट्रीटमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंटली, भाई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में, सपोज करो आपका पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है वो, ठीक है, या उसे कोई ना क्रोनिकल डिजीज़ है, या उसे टीबी हो रखी है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो उसकी डिजीज़ होती है ना उसे कॉन्फिडेंटली रखते हैं, उसके बारे में किसी को बताते नहीं ओपनली, भाई इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है कौन सी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस क्या है, आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं ना। भाई स्टाफ का स्टाफ में होता है, डॉक्टर का डॉक्टर्स में हो जाता है, डॉक्टर्स का स्टाफ से हो जाता है, और स्टाफ का जो अटेंडी है उससे हो जाता है। तो वहाँ पे मल्टीपल चांसेस रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई भी ग्रीवेंसेस हैंडलिंग इशू होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका कौन सा प्रोटोकॉल है जिससे हम उसे कम कर सकें, और हमें किस तरह से डिस्कशन करना है। यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें कवर होती हैं वो आपकी पेशेंस से रिलेटेड होती हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी आईपीसी। देखो इस चैप्टर का मेन रोल क्या है कि भाई आपके पास में जो भी क्लिनिकल एरिया है, आपके आईसीयू हो सकता है, आपका ओटी हो सकता है, आपका इमरजेंसीज हो सकता है, आपका सीसी हो सकता है, आपका पीआईसीयू एनआईसीयू, जितने भी आईसीयू सब हो सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे आपका पेशेंट अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको पता मोस्टली नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शंस हो गया, तो उसकी आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में पॉलिसी या फिर आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का मैनुअल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप ऑडिट करते हो, गैप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है। उन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आपको पता कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैप होता है, क्लैप्सी होता है, और उसके बाद में आपका मेडिकेशन एरर होते हैं।
तो इन चीज़ों की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप इसको कराओगे। उसके बाद आता है केयर बंडल। आप जब भी सर्विलेंस करोगे, सर्विलेंस में आपके पास में केयर बंडल होना बहुत ज़रूरी है। उसके थ्रू क्या करोगे, आप डायरेक्टली पेशेंट को मॉनिटर करते रहोगे। लेकिन जो ये इस चैप्टर में जो मेन रोल होता है वो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और नर्सिंग इंचार्ज, इनका मेन रोल तो रहता ही रहता है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट का फूमिगेशंस करना है या फिर उसके बाद में, भाई मेन क्या है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का। भाई अगर हम प्रॉपर फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में हम पीपी किट अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, डिपार्टमेंट में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। और यदि आपके पास में कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसे कोई जिसे जिसे रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, सपोज को अस्थमा है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को ना हम आइसोलेट करके रखते हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम उस पेशेंट को दूसरे को ना जाए। उसके बाद में जो एंटीबायोटिक होती है, जितनी भी एंटीबायोटिक आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, कौन कौन सा बैक्टीरिया या वायरस हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव मिलता है उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या, यानी आप हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद एक आपकी HICC यानी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, उसको कंडक्ट कैसे कराते हैं, उसका एजेंडा क्या होता है, उस एजेंडा डिसाइड करने के बाद में उसका एक्शन टेकन क्या होता है, या उसका RC कापा क्या होता है, जिसे हम CAPA भी बोलते हैं, नहीं करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस बोलते हैं। उसके बाद में आपको आउटपुट कितना मिला, आपने उसके लिए टाइम ड्यूरेशंस क्या रखी, आपके कमेटी मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।